हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर चॉइस क्लासेस। माय नेम इज रवि। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का थर्ड यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और हम लोग का 8th चैप्टर होने वाला है सेल चैप्टर। ये जो सेल चैप्टर है, ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन को क्लियर करेगा। साथ ही साथ हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो सेल चैप्टर है, ये आपके हर एक टॉपिक को क्या करेगा, क्लियर करेगा। अगर आपको सेल की नॉलेज नहीं है तो आप आने वाले हर एक टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होता है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, सेल का नॉलेज नहीं है, तो आप फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज, कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होने वाली है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर कट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको इस सेल चैप्टर की नॉलेज नहीं होती। ये सेल चैप्टर की नॉलेज आपके हर एक टॉपिक को एडवांस बनाती है और क्लियर बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। सेल पढ़ने से पहले बेटा हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आज हम लोग जानेंगे। इसमें से स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग सेल थ्योरी से। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। जैसा आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल को 4 डिवीजन में बांटा गया है, या कहते हैं 4 इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। जब लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल भी बहुत ही वैरायटी के होते हैं, जिसमें हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांट और एनिमल की बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। और आगे बात करेंगे किसके बारे में बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। इसका मतलब है हम ये लोग यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और आगे देखेंगे तो सेल एनवलप क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। इनका क्या जानेंगे हम लोग, इनका स्ट्रक्चर जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इसमें फंक्शन क्या होते हैं इन ऑर्गेनल के, इन सेल स्ट्रक्चर के क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगर हम लोग बात करें सेल ऑर्गेनल की, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसको जानेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसा कि आपको पता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, जिसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपने पढ़ रखे हैं, 2 टाइप के होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कैल्शियम स्टोरेज का जो फंक्शन होता है ये परफॉर्म करते हैं एसईआर, जिसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस सेल। ये पावर हाउस सेल क्यों बोलते हैं, ये एनर्जी जनरेट कैसे करता है, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। राइबोसोम क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन, जिसमें बहुत से बच्चों को यही नहीं पता साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन में हम लोग माइक्रोबॉडीज, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनके बारे में जानेंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ सीलिया क्या होता है, फ्लैजला क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है। जैसे सेंट्रोसोम में 2 बॉडीज पढ़ी होंगी आपने। सेंट्रोसोम 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक को बोलते हैं सेंट्रियोल और एक को बोलते हैं पीसीएल। ठीक है, तो सेंट्रियोल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल, या कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इसके बारे में जानेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेल थ्योरी से। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक का नाम था शेल्डन और दूसरा का नाम था स्वान। ये शेल्डन और स्वान के बारे में थोड़ा समझिए। ये जो शेल्डन साहब थे, मैथ्यू शेल्डन, ये जो थे, ये एक बॉटनिस्ट थे। ध्यान रखिए बेटा, क्या है ये थे बॉटनिस्ट। ठीक है। और जो स्वान भाई साहब थे, ये थे आपके जूलॉजिस्ट। ये अपना बॉटनी यानी कि प्लांट पे वर्क कर रहे थे, और ये जूलॉजी, इसका मतलब ये एनिमल एनिमल पे वर्क कर रहे थे। जो बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, ध्यान रखिए बेटा, ये बॉटनिस्ट थे और ये वर्क किस पे कर रहे थे, प्लांट। और ये जूलॉजिस्ट थे, तो ये अपना वर्क किस पे परफॉर्म कर रहे होंगे, ध्यान रखिए, ये वर्क कर रहे थे एनिमल। जो सिल्डन साहब है, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। ध्यान रखिए बेटा, कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे। और जो स्वान साहब थे, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश थे।
ये दोनों अपना वर्क डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर या कहते डिफरेंट डिफरेंट सेल पे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन दोनों का कंक्लूजन सेम ही निकला। अब एक बात होती है कि क्या इन्होंने अपने पॉस्टुलेट दिए, इन्होंने क्या वर्क परफॉर्म किया। तो अपना वर्क परफॉर्म करने के बाद इन्होंने जो अपना पॉस्टुलेट दिए वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे हम लोग अब समझेंगे। इन्होंने कुछ बातें बताई सेल थ्योरी में। इसमें पहली बात या कह सकते हैं पहला पॉस्टुलेट जो था वो ये कहता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज composed of tiny स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इनका जो पहला पॉस्टुलेट था वो क्या बताता है, इनका पहला पॉस्टुलेट ये बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म स्मॉल टिनी स्ट्रक्चर से मिल के बनेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं बेटा, सेल। अगर हम लोग बात करें इनके सेकंड पॉस्टुलेट की, तो सेकंड पॉस्टुलेट ये कहता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। इस बात को थोड़ा समझिए। सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट ये कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, ध्यान रखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। इसको समझने के लिए ध्यान रखिए। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो आपको पता है हर एक ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होगा, अपनी उसकी बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक बॉडी होगी। और आपको पता है बॉडी किससे मिलकर बनी होती है। ध्यान रखिए, ये जो बॉडी होती है, ये बॉडी बनी होती है ऑर्गन से। किससे मिलकर बनी होगी बेटा, ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, ध्यान रखिए, टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, ध्यान रखिए, सेल से। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, तो वो किससे मिलकर बना होगा, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बना होगा, टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल। अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, और टिश्यू नहीं होगा तो फिर ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं होगा तो फिर बॉडी नहीं बनेगी। ये तो हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट की बात। अब बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। आपको पता है हर एक बॉडी परफॉर्म करती है अपना स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमको लंग्स चाहिए। लंग्स भी किसका बना होता है, ध्यान रखिए, लंग्स जो बना होता है किसका, सेल्स का बना होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर हम लोग की बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब हमारे ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं। टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सेल्स परफॉर्म करती है। इसका अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सेल परफॉर्म करेगी तो हमारे टिश्यू परफॉर्म करेंगे, और टिश्यू परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गन, और ऑर्गन परफॉर्म करेगी तो हमारी बॉडी परफॉर्म करेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है, सेल होती है। मुझे लगता है कि आपको सेकंड पॉइंट या सेकंड पोस्टुलेट समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कैरीड आउट इनसाइड द सेल। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होने वाली सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो सेल के अंदर परफॉर्म होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर जी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप इतना समझ लीजिए कि सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब दो तरह की रिएक्शन परफॉर्म होती है सेल के अंदर, जरा समझिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन ये सेल के अंदर परफॉर्म होगी, सेल के अंदर परफॉर्म होगी। अब मेटाबॉलिक सेल के अंदर दो ही तरह की रिएक्शन हो सकती है, या तो बायोमोलिक्यूल को बेटा क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, या तो बायोमोलिक्यूल को बनाया जाएगा। अगर बायोमोलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया जाता है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटा इसका मतलब काट रहा, काटने का मतलब है ब्रेकिंग डाउन हो रहा है। अर्थात किसी भी बायोमोलिक्यूल का अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें एनाबॉलिक रिएक्शन की, तो एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो बायोमोलिक्यूल की सिंथेसाइज करती हैं या केमिकल कंपाउंड की सिंथेसाइज करती है। आपको समझ में आएगा क्या, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए,
ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज द सम ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन व्हिच इज परफॉर्म इनसाइड द सेल। ध्यान रखिए, एक टाइप की और रिएक्शन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूटाइल रिएक्शन। फ्यूटाइल रिएक्शन वैसी रिएक्शन होती है जिसमें ना हम लोग का एनर्जी का लॉस और एनर्जी का गेन इक्वल होता है, या कह सकते हैं जितना आप एनर्जी लॉस कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी अगर मिलती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्यूटाइल रिएक्शन। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, सेल के अंदर परफॉर्म हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सेल थ्योरी का जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो ये कहता है, जरा समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि हर सेल, एवरी सेल इज arise from cell crystal that is called साइटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? साइटोब्लास्ट। देखिए, ये वाला पॉइंट किसी बुक में लिखा हुआ है कि हर एक बुक में अपने अपने पॉस्टुलेट दिए होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे पॉस्टुलेट एक ही होते हैं। ऐसा नहीं कोई अपना पॉस्टुलेट बना के दिया जाएगा। ये जो आपका फोर्थ पॉस्टुलेट है ये कहता है कि हर एक सेल जो अराइज होती है वो एक सेल क्रिस्टल से अराइज होती है, जिसे हम लोग साइटोब्लास्ट बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आगे स्टडी की गई तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है ये इनका गलत डिक्लेयर कर दिया जाता है। अर्थात इनके तीन के तीन पॉइंट तो भाई साहब ठीक थे, जिसमें उन्होंने पहला पॉइंट बताया एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ टीनी स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही थी। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी बेटा क्या थी? सही थी। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कैरिड आउट इनसाइड द सेल, ये भी बात इनकी बहुत सही थी। लेकिन हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो उन्होंने कहा था कि एवरी सेल इज अराइज फ्रॉम सेल क्रिस्टल, जिसे हम लोग साइटोप्लास्ट बोलते हैं। ये इनका पॉइंट गलत था। इस पॉइंट को गलत होने के कारण एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रडोल्फ वर्चॉव। क्या नाम था बेटा? रडोल्फ वर्चॉव। रडोल्फ वर्चॉव ने यह कहा कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सेल क्रिस्टल से अराइज होगी, हम लोग साइटोप्लास्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका कहना था कि जो सेल होती है वो पहले से प्रेजेंट सेल ही उसको ओरिजिनेट करेगी, उसको बनाएगी। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेल पहले से प्रेजेंट है वही सेल उसको बनाएगी, ना कि उसका कोई सेल क्रिस्टल। तो जरा समझते हैं हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। ले लिया होगा बेटा आप लोगों ने। चलिए अब इसको रफ करते हैं और हम लोग समझते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? ध्यान रखिएगा, मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रडोल्फ वर्चॉव। और जो रडोल्फ वर्चॉव थे, उन्होंने कौन सा पॉइंट क्लियर करने के लिए आए थे? ध्यान रखिए, जो सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट था उसको क्लियर करने के लिए आए थे। ध्यान रखिएगा। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अब लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? ध्यान रखिए, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? ध्यान रखिए, मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रडोल्फ। तो मॉडर्न सेल थ्योरी was given by रडोल्फ वर्चॉव। और इन्होंने कब दिया था? ध्यान रखिएगा 1855 में अपनी मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। मॉडर्न सेल थ्योरी में कौन सा पॉइंट बताया गया था? तो इनका एक पॉइंट जो कॉमन था कि एवरी सेल, या कह सकते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। या तो कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होगा या फिर एक से ज्यादा सेल का बना होगा। ये इनका पहला पॉइंट। अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट कहता है कि एवरी सेल इज arise from pre-existing cell। ये इनका सेकंड पॉइंट था। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न सेल थ्योरी बोलती है, पहले तो ये ध्यान रखिए मॉडर्न सेल थ्योरी दी किसने थी, तो इसका आंसर है रडोल्फ वर्चॉव। कब दी थी? 1855 में। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न सेल थ्योरी का कहना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल के मिलकर बना होता है। और सेकंड पॉइंट था वही इनका मेन पॉइंट। अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू या फिर कोई क्वेश्चन पूछाएगा तो यही वाला पॉइंट आपसे पूछाएगा
कि रडोल्फ पर्चौन का कौन सा पॉइंट है, या रडोल्फ पर्चौन ने जो मॉडल सेल थ्योरी में जो पॉइंट दिए थे वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, एवरी सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही है आपका मॉडल सेल थ्योरी। मुझे लगता है कि आपको सेल थ्योरी क्या होता है, मॉडल सेल थ्योरी क्या होता है, ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो ध्यान रखिए, सेल की खोज किसने की, सेल की डिस्कवरी किसने की। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आपको पता है बैक्टीरिया की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लीवेनहॉक। क्या नाम था, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अगर हम लोग बात करें वायरस की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो इसमें आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, कभी इवानोवस्की नाम सुना होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे कोई पूछता रहता है कि डेड सेल की खोज किसने की, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट जैसे आप पहले ही जानते हो लीवेनहॉक बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जरा समझते हैं। पहले आप इस नाम को समझे कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक वर्ड होता है प्रो, और दूसरे वर्ड का मतलब दूसरा वर्ड होता है कैरियोटिक, जिससे वो जो बना है वो बना है कैरियन से। तो प्रो कैरियन, अर्थात प्रो का मतलब होता है इंसिपिएंट और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जरा समझते हैं। तो ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस इंसिपिएंट हो, अर्थात ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। आसान भाषा में समझिए, हिंदी में बोलते हैं ऐसा कोशिका जिसमें जो न्यूक्लियस है वो आभासी होता है। आभासी का मतलब ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है, या कह सकते हैं न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी आरबीसी में भी तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका आंसर है नहीं, कतई नहीं। क्यों, क्योंकि जब प्रोकैरियोटिक सेल की सिंथेसिस होती है, जिसमें हम लोग सॉरी प्रोकैरियोटिक बोला, जब आरबीसी सेल की सिंथेसिस होती है तो उस समय तो उनमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। जब आरबीसी सेल मैचुरेशन पे जाती है तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो डीजनरेट कर जाता है। जब आरबीसी सेल के बारे में लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग ये टॉपिक को जानेंगे। ध्यान रखिए, आरबीसी सेल में न्यूक्लियस होता है, पहले प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे मैचुरेशन की तरफ उनकी सेल मूव करती है तो उनका जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट कर जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है, या कह सकते हैं न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में भी हम लोग 4 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें एक होता है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, फिर है एक साइनो बैक्टीरिया, और नेक्स्ट है आपका माइकोप्लाज्मा। ऐसा बोला जाता है माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलता। तो माइकोप्लाज्मा एक अकेला प्रोकैरियोट है जिसमें क्या देखने को नहीं मिलता है, सेल वॉल। ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है, इसमें हम लोग माइकोप्लाज्मा का नाम धरते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। जस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसकी बात करेंगे, यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया इन्हें बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक बार इसको भी समझ लीजिए, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, जो आज समय में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जैसे हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया का मतलब ऐसा नहीं होता कि ये एंशिएंट टाइम के बैक्टीरिया हैं, अर्थात इसको समझने के लिए ध्यान रखिए ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं, जिस वजह से इनको हम लोग आर्की बैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं। एंशिएंट का रिलेशन यहाँ पर एंशिएंट टाइम के इन्वायरमेंट से है। साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया इसका नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा। और उसके बाद का बात करेंगे इसकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है, तो हर एक बैक्टीरिया के बारे में आपको एक लाइन जरूर पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल या कह सकते हैं यू बैक्टीरिया का डायग्राम। तो आप हमारे साथ बनाइए और समझिए इसको कैसे होता है यू बैक्टीरिया का डायग्राम। तो ये है इसका सेल
गोला खींचना है, फिर इसको एक और लाइन मार देनी है, डरना नहीं है, इजी से डायग्राम बन जाता है। डरते रहते हैं लोग बहुत सारे। फिर एक यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पर एक बल्ब की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। कुछ तो और स्ट्रक्चर देखते हैं। अब तो चलो भैया साहब एक और लाइन खींच दी जाए। ये एक लाइन और खींची जा रही है और ये हम लोगों ने बना लिया है डायग्राम। इसका डायग्राम बना रहे हैं, बैक्टीरिया का डायग्राम। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। जरा समझते हैं इस बाई डायग्राम को। तो चलिए नेबलिंग कर लेते हैं। तो नेबलिंग में हम लोग करते हैं, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लैजला। ये क्या है? फ्लैजला। फ्लैजला का काम क्या होता है? फ्लैजला का काम होता है मूवमेंट कराना। क्या कराना है भाई साहब? मूवमेंट, घुमाने फिराने का काम होता है। एक चीज ध्यान रखिए, अभी हम आपको हर एक वर्ड का, हर एक नाम का, एक एक लाइन का इसका फंक्शन बताएंगे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक सेल का या हर एक स्ट्रक्चर का डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हर एक चीज का एक लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है? फ्लैजला। फ्लैजला का काम क्या होता है? मूवमेंट कराना। कैसे मूवमेंट कराएगा? तो जैसा आपने पढ़ा होगा कभी, तो फ्लैजला मूव करता है या तो वेव लाइक मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग विप लाइक बोलते हैं, और एक होता है रोटेटरी मूवमेंट। ये दो तरह के मूवमेंट से मूवमेंट देखने को मिलता है फ्लैजला के द्वारा। आगे देखें तो ये जो आपको ब्लैक लाइन देखने को मिल रही है इसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चा साहब? ये है कैप्सूल। कैप्सूल किसका बना होगा? कैप्सूल होता है कार्बोहाइड्रेट का बना। अगर बात करें ये जो सेकंड लाइन की, तो ये है आपका सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल बेसिकली आउटर मोस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये किसका बना होता है? अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट का। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका नाम क्या होता है? तो आप बोलोगे पेप्टिडोग्लाइकन होता है। क्या नाम होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। किसी किसी बुक में म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी लिखा होता है। अगर हम लोग बात करें इनर लाइनिंग, तो इनर लाइनिंग तो भाई साहब सेल वॉल होगी कि सेल मेम्ब्रेन होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी भाई साहब। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो आप लिविंग स्ट्रक्चर या कह सकते हैं लिविंग फ्लूइड देखेंगे उसे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये जो ब्लैक बॉडीज आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये जो अगर आप इसको देखें और सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग सिंगर निकोसन मॉडल पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर और सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म जो होता है ये इसे हम लोग बोलते हैं लिविंग फ्लूइड इनसाइड सेल। तो सेल के अंदर का लिविंग फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये जो राइबोसोम है,
राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आरएनए प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई देगा। ये जो ब्लू सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन्हें हम लोग बोलते हैं फूड ग्रेन्यूल, या फिर आसान भाषा में हम लोग इसको बोल सकते हैं इनक्लूजन बॉडी। ये इनक्लूजन बॉडी जो होते हैं ये स्टोरेज ग्रेन्यूल की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? स्टोरेज ग्रेन्यूल की तरह। आगे बढ़े तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। बच्चे खुश हो जाते हैं, मीसो नाम हो गया है, मीसो नाम आ गया। तो भाई साहब ये मीसो वो मीसो नहीं है कि कुछ ऑर्डर कर दिया जाए। तो मीसोसोम का काम यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं और आपको ये जो रेड थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है इन्हें हम लोग बोलते हैं पिलाई। ये जो पिलाई होता है ध्यान रखिएगा, ये बना होता है पाइलिन नाम की प्रोटीन से, और इसका काम होता है अटैचमेंट करवाना, इसका काम होता है घुमाना फिराना, इसका काम होता है अटैचमेंट कराना, और एक और काम होता है डीएनए ट्रांसफर कॉन्जुगेशन, जैसे आपने सुना होगा। तो फ्लैजला का काम क्या होता है? मूवमेंट कराना। सर जी फ्लैजला बना किसका होता है? फ्लैजला बना होता है फ्लैजलिन नाम की प्रोटीन का। किस फ्लैजला की बात कर रहे हैं सर जी आप? तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजला की। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। आगे बढ़े तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले? इसको बोलते हैं डीएनए है। कैसा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है विथ क्लोज एंड। ठीक है, क्लोज एंड का मतलब दोनों एंड क्लोज होते हैं। ये प्रिंसिपल है या कह सकते हैं मेन डीएनए होता है। एक और डीएनए होता है जैसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कैसा है? तो आप बोलोगे सर जी ये प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है। एक्स्ट्रा का मतलब हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अच्छा इसकी जरूरत क्यों है? इसकी ये तो है, देखिए ये भी डीएनए इंपॉर्टेंट है, ये भी डीएनए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि जीवित रहने के लिए क्या चाहिए। जैसे अगर ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, अगर ये डीएनए इसका मेन डीएनए है, इस पे वाइटल जीन पाए जाते हैं, ऐसे जीन पाए जाते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्लाज्मिड दिख रहा है ये जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन है तो है। प्लाज्मिड पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मेन डीएनए से एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये फड़फड़ा के मर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये क्या होगा? ये तो निपट लिया। ध्यान रखिए ये जो आपका मेन डीएनए है, इस मेन डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जैसे हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। इसके पास वाइटल जीन नहीं होते, ऐसे जीन नहीं होते जिससे अगर वो निकाल लिया जाए प्लाज्मिड तो फिर किसी बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा। एक वर्ड और ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों में अंतर है, जरा समझिए। साइटोप्लाज्म वो होता है कि एवरी लिविंग या कह सकते हैं लिविंग फ्लूइड इनसाइड द सेल, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग इनसाइड द सेल। एवरीथिंग इनसाइड द सेल। अगर आप इसको ना बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मेक द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मेक द प्रोटोप्लाज्म। अब एक क्वेश्चन होगा सर जिसके पास तो न्यूक्लियस तो है नहीं, इसके पास न्यूक्लियस है नहीं, तो यहाँ पे इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वही एक्ट करता है किसकी तरह? प्रोटोप्लाज्म की तरह। साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो है नहीं, ध्यान रखिएगा जो साइटोप्लाज्म है यही एक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म की तरह। या फिर आप सिंपल यही बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है एवरीथिंग इनसाइड द सेल रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। वो बैक्टीरिया किसके लिए? यूकैरियोटिक के लिए। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म ही उसका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। एक वर्ड आपने और सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं इस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? देखिए एक वर्ड है न्यूक्लियस और दूसरा वर्ड है न्यूक्लियोइड। जब भी कोई भी वर्ड के आगे अगर ओआईडी लग जाता है वो रिप्रेजेंट करता है जैसा को, अर्थात इसके पास ट्रू न्यूक्लियस तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस जगह पे डीएनए देखने को मिलता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस जैसा। न्यूक्लियस जैसा अर्थात न्यूक्लियोइड वो जगह है जहां पर आपको डीएनए देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये जस्ट अ साइट वेयर डीएनए प्रेजेंट और फाउंड। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसका डायग्राम रिप्रेजेंट किया है और हर एक स्ट्रक्चर के बारे में एक लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखा है। आगे हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। कोई भी चीज किसकी बनी होती है, कैसे बनी होती है, कैसे परफॉर्म करती है, उसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में जानेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल के हर एक स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।